नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र होंगे 6 जून तक दाखिल। जिले में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य जारी है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच तथा पंच पदों के लिए नामांकन पत्र निर्धारित स्थलों पर प्राप्त किए जा रहे हैं। नामांकन पत्र प्राप्त करने अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित की गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि जिला पंचायत के 32 वार्ड, 9 जनपद पंचायतों के 223 वार्ड तथा 820 ग्राम पंचायतों के 14,823 वार्ड के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए नामांकन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समस्त अभिलेख अवश्य संलग्न करें। सभी रिटर्निंग ऑफिसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन पत्र प्राप्त करते समय तथा प्राप्त करने के बाद उसकी प्रारंभिक जांच कर लें। यदि कोई आवश्यक अभिलेख नहीं संलग्न है अथवा नामांकन पत्र में कमी रह गई है तो उम्मीदवार को अवगत करा दें। नामांकन पत्रों की जांच 7 जून को निर्धारित स्थलों में की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच करें व उचित कारण होने पर ही नामांकन पत्र निरस्त करें। उम्मीदवार 10 जून को दोपहर 3 बजे तक दाखिल नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। शनिवार 4 जून को जिला पंचायत सदस्य का नामांकन पत्र दाखिल करने कलेक्ट्रेट में दिखी भीड़। अब मात्र एक दिन और भरे जाएंगे नामांकन पत्र। सोमवार को नामांकन दाखिल करने वालों की लग सकती है लंबी भीड़, जिसे देखते हुए कलेक्टर के निर्देशन पर पुलिस व अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने की तमाम तैयारियां की जा रही। इसी तारतम्य में 4 जून को अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों समेत सिविल लाइन थाना प्रभारी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर तथा जिला पंचायत कार्यालय का विधिवत जायजा लिया गया और आवश्यक व्यवस्था बनाए जाने दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 से 7 तक का नामांकन पत्र जिला पंचायत कार्यालय में भरा जा रहा है। उसके अलावा वार्ड क्रमांक 8 से 15 तक का नामांकन अपर कलेक्टर कार्यालय में भरा जा रहा है। इसी तरह से वार्ड क्रमांक 16 से 32 तक के नामांकन एसडीएम कार्यालय में भराए जा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर अब उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जहां नामांकन दाखिल कर रहे हैं, वहीं रीवा जिला प्रशासन भी इस उत्सव को शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की दिशा में पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, ताकि चुनाव के कार्य में कोई बाधा न उत्पन्न हो। प्रशासनिक टीम गांव-गांव व शहर का भ्रमण कर रही है, ताकि गांव से लेकर शहर मुख्यालय तक बड़े ही सरल व सुगम तरीके से चुनावी कार्य को संपन्न करा जा सके। शनिवार के बाद 5 जून को रविवार अवकाश है। उसके बाद सोमवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, जिसे देखते हुए शनिवार को बड़ी संख्या में नामांकन फॉर्म भरे गए हैं और सोमवार को भी नामांकन दाखिल करने वाले लोगों की भीड़ जमा होने की संभावना जताई जा रही है। शनिवार को भी रीवा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी तादाद में लोग जिला पंचायत का नामांकन दाखिल करने अपने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट व जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन प्रक्रिया को लेकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या तैयारी होगी आगे की? देखिए, सभी 9 हमारे जो जनपद पंचायतें हैं और जिला पंचायत है, उसका 4-5 केंद्र हैं, वहाँ सभी जगहों पे नॉमिनेशन लिया जा रहा है, क्योंकि बीच में एक दिन संडे है और उसके बाद फिर सोमवार को नॉमिनेशन लिया जाएगा। तो इस कारण जिन लोगों ने फॉर्म अपने 3-4 दिनों के दौरान फॉर्म क्रय किए हैं, फॉर्म परचेज़ किए हैं, तो वो लोग सभी लोग अधिक संख्या में फॉर्म भरने आते हैं। और एक प्रथा या परंपरा होती है कि लोग चाहते हैं कि अपने साथ वाले लोग जो उनके समर्थक हैं वो भी संख्या में रहें। तो इसको देखते हुए कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय ने अच्छी तैयारी करते हुए सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है। तो सोमवार को ये बल और अधिक हम लोग लगाएंगे। और जो एक समर्थक के साथ कितने लोग आ सकते हैं? सामान्य रूप से एक फॉर्म के लिए एक कैंडिडेट और उनका प्रस्तावक के समर्थक को आना चाहिए, लेकिन अलग अलग स्थितियों में जब कोरोना वगैरह नहीं था तो 5 लोगों का भी नियम था, 5 लोग भी आ सकते थे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। सामान्य रूप से एक प्रत्याशी, उसका प्रस्तावक और समर्थक, इस तरह से तो ऐसे 3 लोगों की एंट्री उसमें।
शनिवार को बड़ी संख्या में लोगों ने जिला पंचायत का नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने जहां जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है, वहीं चुनाव के इन महाउत्सव में शामिल होने वाले प्रत्याशियों व उनके समर्थक बड़ी ही उत्साह के साथ कलेक्ट्रेट व जिला पंचायत कार्यालय तथा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। रविवार अवकाश होने की वजह से अब मात्र सोमवार को ही अंतिम दिन नामांकन पत्र दाखिल कराया जाएगा, जिसे देखते हुए शनिवार को नामांकन दाखिल करने वाले लोगों की भारी भीड़ देखी गई। अपर कलेक्टर कार्यालय के अलावा जिला पंचायत कार्यालय व एसडीएम कार्यालय में लोग नामांकन दाखिल करते देखे गए। वहीं शनिवार को नामांकन दाखिल करने वाले लोगों की लंबी सूची रही। वहीं वार्ड क्रमांक 15 में सबसे अधिक नामांकन दाखिल हुए। ऐसा माना जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 15 में ही चुनाव का असली घमासान देखने को मिलेगा। इस वार्ड से जहां कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, वहीं दिनेश नारायण पिड़िया, अरुण कुमार सिंह, अतुल कुमार दुबे, मयंक धर द्विवेदी, विश्वनाथ पटेल चोटीवाला, रोहित द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। इस तरह से वार्ड क्रमांक 14 से डॉक्टर सपना, मंटू सिंह व मालती मिश्रा ने भी नामांकन भरा है। नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे प्रत्याशियों से हमने बात की। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। आप खुद सुनिए नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों का क्या कहना है। वार्ड क्रमांक 16 से मैं जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ जो भी आधे अधूरे काम हैं, रोड हो गई, सिंचाई के लिए नहर हो गई, स्वास्थ्य की सेवाएं हो गई, ये जो अधूरी पड़ी हुई हैं उनको ठीक करने का काम करेंगे। पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, पहली बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई, आप इस बार चुनाव मैदान पे हैं? ऐसा क्या आप नहीं, क्योंकि समाज सेवा आदमी करता है, ये भी समाज सेवा का एक कह सकते हैं कि इसका भी एक अलग अपना तौर तरीका है, उसको भी देख रहे हैं कैसे कर सकते हैं, इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मैं जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 16 से, नाम मेरा दिनेश कुमार तिवारी उर्फ लाला तिवारी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 16 से, जिला पंचायत सदस्य पदे। जाएंगे जनता के बीच में? जनता मुद्दे हमारे कई हैं सर। मुद्दे तो एक तो मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या है। हमारे बाज़ार में पानी की समस्या के लिए हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ तक होगा तो वहाँ तक हमें लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ जो है तो ऐरा प्रथा बहुत है, तो हम ये दो मुद्दों को लेके चलेंगे और दो मुद्दों को लेके हम जहाँ तक होगा वहाँ तक हम आगे। और मैं यक्स रिटायर्ड फौजी हूँ, मैं यक्स में सर्विस, और उसी सिद्धांत के हिसाब से मैं आगे बढ़ूँगा। पहला चुनाव आपको पहले भी लड़ा? नहीं, इसके पहले हमने जो है तो हमारी फैमिली लड़ी थी चुनाव और 200 वोट से जिला पंचायत में हार गई थी। इसके बाद ये दूसरा भी तीसरा आया था तो निरस्त हो गया, तो उसमें भी थी हमारी क्या लगता है पत्नी। जनता आपको ही वोट क्यों देगी? क्या जनता हमको वोट ना देती तो हम क्यों खड़े होते? एक फौजी साधारण आदमी 25-30 हज़ार की पेमेंट पाते हैं और हम चुनाव की स्थिति में हैं, लेकिन हम जनता के ही आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा हौसला बुलंद है। चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ेगी हमारी और लड़के आगे हमको यहाँ पहुँचाएगी जिला पंचायत में। क्या नाम आपका, कहाँ से और किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी, वार्ड क्रमांक 15 से हम प्रत्याशी हैं। किस पद के लिए? मैं जिला पंचायत सदस्य। जनता के बीच आप जाएं, किन मुद्दों को लेके जाएं? हम जनता के मुद्दे में कई 5-6 मुद्दे हैं मेरे पास। पहले नंबर बेरोजगारी, मेरे यहाँ सौर सोलर प्लांट पड़ा है बदवार के अंदर, आज तक स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला है। और दूसरी बात है जो सौर ऊर्जा का जो विद्युत है उससे मेट्रो चलाई जाती है, पर स्थानीय लोगों को उसको बिजली नहीं मिलती है। और जो इसका स्थानीय विकास निधि होती है उसको भी विकास नहीं लगाया जाता है। और इसके बाद आपका बिजली, सड़क और पानी, इन सब और मुद्दों पर विशेष मुद्दा मेरा रहेगा। क्या लगता है जनता आपको वोट करेगी? पूरा भरोसा है कि जनता हमको वोट करेगी। श्रेय मिलेगा आपको जनता का? जी, पूरा हमको श्रेय मिलेगा और जनता आने वाले समय 1 तारीख को भारी मतों से आपके सील लगा के विजयी बनाएगी। जब 15 जुलाई को आएगा मत तो मेरे पक्ष में आएगा। और वार्ड क्रमांक जनता के जो गरीबों को बेसहारों की लड़ाई लड़ता है उनके पक्ष में आएगा।
जिला पंचायत वार्ड 15 से आपने नामांकन दाखिल किया है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जाएंगे, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? जैसा कि आप जानते हैं कि वार्ड क्रमांक 15 पहाड़ी एरिया है, धुरी बदवार से तमरा तक। वहाँ पानी, बिजली, सड़क की बहुत वो है, कमी है। उसको हम पूरा करवाएंगे। जो भी काम शासन के द्वारा आते हैं उसको पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले शासन की योजनाओं का, यही हमारी प्राथमिकता होगी। प्रमुख मुद्दे यही है कि लोगों को लोग नेता तो चुन लेते हैं, लेकिन वो वाकई हमेशा परेशान रहते हैं। जैसे सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ नहीं मिल पाता है। कोरोना काल में आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लाचार थी, बहुत से लोग तो स्वास्थ्य के बिना ही हम अपने परिजनों को खो दिए। शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी बेसिक मुद्दे हैं उनको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसलिए मैंने क्या, मेरे क्षेत्र की जनता ने ये कहा है कि आप किसी न किसी पद में बैठे, तभी आप और अच्छे से हमारी सेवा कर पाएंगे। आपकी माता जी चुनाव लड़ रही हैं, क्या नाम है उनका? श्रीमती मालती मिश्रा जी हमारी माता जी हैं, जो वार्ड नंबर 14 जिला पंचायत का चुनाव जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैदान में आ रही हैं। सबके आशीर्वाद। ये पहली बार है इनका चुनाव लड़ने का? नहीं, ये इसके पहले ये ग्राम पंचायत उलही कला की सरपंच रह चुकी हैं। चाचा जी हमारे 10 साल वाटर सेट के अध्यक्ष रह चुके हैं। लगातार 15 साल से सोसाइटी के सदस्य हैं। हम लोग आए दिन जनता जनार्दन की। मेरा नाम है कृतिका सिंह, मैं वार्ड नंबर 9 से भर रही हूँ। वार्ड नंबर कौन सा विधानसभा क्षेत्र लगता है आपका? मेरा विधानसभा क्षेत्र तो ये सिलपरा लगता है, रीवा लगता है, लेकिन मैं वार्ड नंबर 9 से भर रही हूँ जिला पंचायत सदस्य के लिए। ये आपका पहली बार चुनाव भरने का, पर्चा भरने का वो है? गुड़ है ना। और इसके पहले भी आपने पर्चा भरा, ये पहली बार है आप? आपके घर में कोई पहले पार्टी से लड़ चुका है चुनाव? यस। कौन लोग लड़े थे? मेरे हस्बैंड सरपंची वाला लड़े थे। अब आप कौन सी विधानसभा से? और जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 14। वार्ड क्रमांक 14 से। क्या नाम है आपका? हस्कला दिनेश सिंह, ओबीसी। पहली बार आप ये भर रही हैं पर्चा? जी। क्या उम्मीद लगाई हैं? उम्मीद तो यही है जीत की। चुनाव लड़ने का कारण क्या है? चुनाव लड़ने का जो मुख्य कारण है ना, वो पहली तो होता है जनता की सेवा। हमारा जो उद्देश्य है वो जनता की सेवा है, और जनता की सेवा कुछ विशेष मुद्दों पर होती है। आज के गांव की जनता को मुख्यतया रोड चाहिए, पानी पीने के लिए उनको पर्याप्त साधन चाहिए, और ये सब साधन जुटाने के लिए उनको किसी न किसी प्रकार से एक उनका वो करने वाला, उनका साथ देने वाला, उनके लिए आगे चलने वाला कोई न कोई एक किरदार होना चाहिए। हम ये समझ रहे हैं कि हम आगे चल के जनता के आगे चलने वाला किरदार बनने की कोशिश करेंगे, और जनता की सेवक बन के हर जगह पे उनको जहाँ जहाँ दिक्कत हो रही है, बिजली, पानी और आपके रहने की समस्या, आवास की समस्या, जो भी समस्याएं हो रही हैं, जिला पंचायत के माध्यम से अगर उनको जितना लाभ हो सकेगा उतना हम लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। कितना टफ देखते हैं आप इस चुनाव का? क्या लगता है चुनाव जीतना और हारना ये तो भाग्य की बात है, और चुनाव इतना सरल भी नहीं है। चुनाव जनता को करना है, और जनता आज की डेट में बहुत अच्छी हो चुकी है। जनता सामने वाले का वर्चस्व देख के, सामने वाले की बातों को वो देखते हैं, सामने वाले को जो उसके तरीके होते हैं, सामने वाला जो रिझा सकता है, जनता उसको देख के वोट करती है। और मुझे लगता है कि हमारा व्यक्तित्व इन बीच के सालों में गांव के लोगों से, जनता के लोगों से अच्छा खासा जुड़ाव रहा है, और इसके लिए लगता है कि वो सभी हमारी मदद करेंगे और अच्छी मदद करेंगे। आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा तो गरीबी हटाओ रहेगा। जितना हो सकेगा हम गरीबी उन्मूलन के लिए काम करेंगे। अगर हो सकेगा तो बीच बीच में अपने बीच में छोटे मोटे प्लांट लगाकर वहाँ की गरीब जनता को कुछ ना कुछ काम देंगे। रोड, नाली, बिजली, ये तो सबकी प्राथमिकता रहती है जो भी यहाँ पे आता है। हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा, क्योंकि हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वार्ड क्रमांक 10, और वहाँ पे आदिवासी SC ST जो भी है वो बहुत ज़्यादा है। उनको बेचारों को थोड़ा सा काम करने में प्रॉब्लम होती है, दिल्ली, सूरत, बम्बई घूमते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहीं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें जिससे उनको काम भी मिले और उनका घर परिवार भी चले। क्या नाम है? संजीव कुमार द्विवेदी। निर्मला संजीव द्विवेदी, वार्ड क्रमांक 10, किस पद के लिए भरा पर्चा? जिला पंचायत।
अगर आप जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता में क्या कार्य होंगे आपके, क्या सोच कर पर्चा भर रहे हैं? मैं अपने जनता की सेवा के लिए पर्चा भरी हूँ। जितना हो सकेगा तो मैं उनकी मदद करूँगी। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं जी। ऐसी क्या समस्या आपने देखी अभी तक कि आप चुनाव आप लड़ने आए? गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको हल करना हमारा। जैसे क्या समस्या पूछे? बिजली है, पानी है, सड़क है। क्या लगता है जनता का समर्थन मिलेगा आपको? उम्मीद यही है जनता से बना के अपना सहयोग प्रदान करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें। से पर्चा भरा है और कौन सा विधानसभा क्षेत्र लगता है और क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता माझी है। मैं त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से हूँ और वार्ड क्रमांक 21 से जिला पंचायत सदस्य के लिए पर्चा भरा हूँ। इसके पूर्व में भी आप चुनाव लड़ चुकी हैं क्या? हाँ, मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा बसपा से और अभी वर्तमान में अभी इससे पहले जनपद अध्यक्ष रही है। अभी वर्तमान में आप अब जिला पंचायत सदस्य के लिए पर्चा भर रही हैं। हाँ, जिला पंचायत सदस्य के लिए। क्या माना जा रहा है क्षेत्र में कैसा रहेगा आपका प्रभाव? क्षेत्र में इन 7 सालों में मैंने तो सिर्फ फील्ड वर्क और क्षेत्र में जो भी जनता का काम किया है तो उसका रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है। जिला निर्वाचन अधिकारी व एसपी ने विभिन्न गांवों का किया भ्रमण, चुनावी व्यवस्थाओं का लिया जायजा व जिम्मेदार अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करके पंचायत चुनाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत चुनाव के दौरान कानूनी व्यवस्था बनाए रखने तथा नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिले भर में पंचायत आम चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। जिले में 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। वहीं नामांकन पत्र 6 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने नईगढ़ी एवं गंगेव क्षेत्रों का भ्रमण कर पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान विकासखंड में बनाए गए स्ट्रांग रूम, मतदान सामग्री स्थल तथा मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सबसे पहले तहसील कार्यालय एवं जनपद पंचायत कार्यालय नईगढ़ी का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि आम जनता, जनप्रतिनिधियों तथा पत्रकारों को पंचायत चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए चुनाव पाठशाला तत्काल शुरू करें। इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चुनाव पाठशाला में पंचायत चुनाव से संबंधित समस्त जानकारियां रहेंगी। इनमें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मास्टर ट्रेनर तैनात रहेंगे। चुनाव पाठशाला से कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव की प्रक्रिया, मतदान एवं मतगणना की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकेगा। चुनाव पाठशाला से ही मतदाता जागरूकता अभियान चलाएं। नगरीय निकायों में बनाए जाने वाले चुनाव पाठशाला में प्रशिक्षण के लिए ईवीएम का भी प्रदर्शन करें। वहीं नगरीय निकायों में मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान कहा कि पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 6 जून को पूरी हो जाएगी। तदुपरांत नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन आयोग के निर्देशन के अनुसार करें। नामांकन पत्र अमान्य करते समय कारण का स्पष्ट उल्लेख करें। कलेक्टर ने नईगढ़ी के बाद गंगेव जनपद पंचायत का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण तथा अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गत चुनाव के दौरान निर्वाचन संबंधी अपराधों में लिप्त सभी अपराधी चिन्हित कर लिए गए हैं। इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अनिवार्य रूप से करें। निर्वाचन संबंधी सूचनाओं का तत्परता से आदान प्रदान करें। राजस्व तथा पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से क्षेत्र का भ्रमण करें। वहीं चुनाव में किसी भी तरह की बाधा डालने वाले अथवा कानून व्यवस्था को भंग करने वालों पर कठोर कार्यवाही करें। निरीक्षण के समय एसडीएम मऊगंज जेपी द्विवेदी, एसडीएम मनगवा AK सिंह तथा राजस्व, पुलिस एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। लोगों ने विभिन्न जनपद पंचायतों का भ्रमण किया है और नाम निर्देशन पत्र के लिए अब केवल सोमवार का दिन शेष है, तो इसलिए काफ़ी लोगों की भीड़ भी है, काफ़ी संख्या में नॉमिनेशन भी आ रहे हैं। उससे रिलेटेड जो अदेय प्रमाण पत्र के इश्यूज हैं उसको भी स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है ताकि किसी को नॉमिनेशन भरने में कोई तकलीफ़ नहीं आए। हमने जिन नॉमिनेशन सेंटर्स का निरीक्षण किया वहाँ लोगों से हमने बात भी की और उन सभी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि जो निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया है या उससे संबंधित जो अदेय प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया है वो सब चीज़ें स्मूथ है और कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है।
सोमवार का दिन और शेष है और हम ये चाहेंगे कि लोग नाम निर्देशन पत्र अपना पूरी तैयारी के साथ और सभी पेपर लगाकर यहाँ जमा करें ताकि स्क्रूटनी के समय किसी का भी नाम निर्देशन पत्र निरस्त करने की स्थिति नहीं बने। ये हमने निर्देश यहाँ ऑफिसर्स को दिया है कि वो जब नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर रहे हैं तो सभी पेपर्स की सावधानी से जांच कर ले और उन्हें इस बात में मदद भी करें कि किसी भी तरह की छोटी मोटी कमी है तो उसको उसी समय पूरा करा दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर से बहुत ही शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा। हमने अपने ऑफिसर्स को भी ये निर्देश दिए हैं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए और ऐसा दिखना भी चाहिए। प्रधानमंत्री के गौरवपूर्ण 8 वर्ष हुए पूरे। सांसद जनार्दन मिश्र ने की पत्रकार वार्ता, गिनाई प्रधानमंत्री की उपलब्धियां। सांसद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी हमेशा गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते रहे हैं। सरकार की हर योजना और नीति के केंद्र में गरीब है। सुशासन और गरीब कल्याण ही मोदी सरकार का लक्ष्य रहा है। यह बातें रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक 8 वर्षों में देश की जनता के लिए किए गए कार्यों की गुणगान गाते हुए बताया, 2014 से पहले देश की बड़ी आबादी, उसमें खासकर महिलाएं थी जिनके बैंक के खाते तक नहीं थे। देश का गरीब मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाया था, लेकिन मोदी सरकार ने 8 सालों में 45 करोड़ से ज्यादा जनधन खाता खुलवाकर देश के गरीब जन को भी मुख्यधारा से जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ 39 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर की चाबी दे दी गई है। वहीं 2014 से पहले 60 सालों में सिर्फ 55% तक के ही रसोई गैस कनेक्शन थे, लेकिन 2014 में मोदी सरकार ने 8 सालों में देश के परिवार को इस दायरे में लाने का सफल प्रयास किया है। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कोविड महामारियों का इतिहास रहा है कि बीमारी से ज़्यादा मौतें भूख से होती थी, लेकिन इस महामारी में भारत में एक भी व्यक्ति रात में कभी खाली पेट सोने नहीं दिया। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, उसमें सरकार का सहयोग और जन सहयोग भी लिया, जनता का भी सहयोग लिया, स्वयंसेवी संस्थाओं पूरे देश ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस विपत्ति के साथ इन गरीबों की मदद की। और इस तरह से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो राशन का वितरण हो, चाहे भोजन का वितरण हो या टीकाकरण में सहभागिता हो, सब ने अपने जान की बाजी लगा करके पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन का मंत्र लेकर के और मोदी जी के निर्देशन में ये सब काम हम लोगों ने किया। मित्रों, आज जो भी अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है, चाहे वो हमने मोदी जी ने एक नारा दिया कि हम नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की, युवाओं ने उसको अंगीकृत किया और अब तक 70,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिल चुकी है। इसी तरह से सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने के लिए, चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, देश में माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति लाना हो, या दूसरे भी जो हमारी धरोहरें थी, कलाकृतियाँ थी, उनको जो किसी दूसरे अवैध माध्यम से वो विदेश ले जाई गई थी, विदेशों में उन्हें वापस लेने का मामला हो। कोविड महामारियों का इतिहास रहा है कि बीमारी से ज़्यादा मौतें भूख से होती थी, लेकिन इस महामारी में भारत में एक भी व्यक्ति रात में कभी खाली पेट सोने नहीं दिया। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, उसमें सरकार का सहयोग और जन सहयोग भी लिया, जनता का भी सहयोग लिया, स्वयंसेवी संस्थाओं पूरे देश ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस विपत्ति के साथ इन गरीबों की मदद की। और इस तरह से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो राशन का वितरण हो, चाहे भोजन का वितरण हो या टीकाकरण में सहभागिता हो, सब ने अपने जान की बाजी लगा करके पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन का मंत्र लेकर के और मोदी जी के निर्देशन में ये सब काम हम लोगों ने किया।
मित्रों, आज जो भी अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है, चाहे वो हमने मोदी जी ने एक नारा दिया कि हम नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की, युवाओं ने उसको अंगीकृत किया और अब तक 70,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिल चुकी है। इसी तरह से सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने के लिए, चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, देश में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति लाना हो, या दूसरे भी जो हमारी धरोहरें थी, कलाकृतियाँ थी, उनको जो किसी दूसरे अवैध माध्यम से वो विदेश ले जाई गई थी, विदेशों में उन्हें वापस लेने का मामला हो। जनता के पास जाने से कांग्रेस नेता जयवीर सिंह को रोकने का किया जा रहा है प्रयास। जयवीर सिंह ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन पर भेदभाव व पक्षपात करने का लगाया आरोप। कहा, सत्ता पक्ष के इशारे पर उन्हें राजनीति करने से रोका जा रहा है, जो स्वतंत्र डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। शनिवार 4 जून को कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस नेता जयवीर सिंह ने अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए स्थानीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करने तथा षड्यंत्र पूर्वक राजनीति करने से रोकने की साजिश करने का आरोप लगाया है और कहा कि प्रजातंत्र में जनता के पास राजनीति करने और अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन सत्ता में बैठे कुछ नेता हार के डर से उन्हें जनता के पास जाने से रोकना चाहते हैं, जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस नेता जयवीर सिंह ने ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या आरोप लगाया, आप खुद सुनिए। के लोगों का मऊगंज, मनगवा, त्योंथर, सिमरिया, जहाँ भी जानकारी मिलती है, हम लोग अपने निजी वाहनों से ले जाके अस्थि विसर्जन सम्मानपूर्वक करवा रहे हैं। कोई गंगा जी की व्यवस्था नहीं है उसकी, तो हम लोग ले जा रहे हैं। आए दिन सड़क में दुर्घटना हो रही है, हमको रोका जा रहा है। एक कोई अपराध का क्रमांक कहाँ बता रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, किसने आवेदन दिया है? वो तो सिर्फ माननीय गिरीश गौतम जी, उनका पुत्र चुनाव मैदान में है 27 नंबर में, उनकी बेटी चुनाव मैदान में जनपद वार्ड क्रमांक 8 शाहपुर शिवराजपुर में, उनके और समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो बीजेपी की ओर से नेता हैं, कांग्रेस की ओर से सीमा जयवीर सिंह नेता हैं, हमारे भी समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं। हमें भी क्षेत्र में जाना होगा चुनाव के दृष्टिकोण से। हमको रोकना चाहते हैं और चाहते हैं कि अभी माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा है कि जिस क्षेत्र के विधायक के यहाँ जिला पंचायत चुनाव हार जाएंगे बदस, उसका टिकट खतरे में, मैंने अखबार में पढ़ा है। तो विधायक जी अपने टिकट सुरक्षित करने के लिए चाहते हैं कि जयवीर सिंह क्षेत्र में ना आए, सीमा सिंह ना आए, इनके बच्चे पर मुकदमा कायम कर दे, तो बच्चे का भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में नहीं आएंगे, तो हमारे कार्यकर्ता बेचारे डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। अभी मेरे ऊपर मुकदमा कायम कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर करेंगे। आपके साथ कितने लोगों का नाम है? 8 लोग हैं कुल हम लोग। 8 लोगों को ये बता रहे कि अपराधी, उनको डर है कि उनके समर्थक, उनका बेटा, उनकी बेटी, हमारे समर्थकों के आगे, कांग्रेस पार्टी के आगे डर से पूरा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। क्षेत्र के कार्यकर्ता संगठित हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति बेरोजगारों का, युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, बहन बेटी का, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, सड़क को, अभी देवतलाव का मुद्दा आपने देखा गिरा दिया हाईकोर्ट के स्टे के बाद, विरोध है। क्या हम ये माने कि एक स्थानीय विधायक के कहने पे पुलिस उनके उसमें चल रही है? हम माने नहीं, प्रूफ है ना। आप देख रहे हैं कि तहसीलदार कोर्ट में कोई इस्तिगासा ऐसे नहीं चलता है। पहले कोई रिपोर्ट करता है, आवेदन थाना प्रभारी से जांच होती है, उससे पूछा जाता है कि घटना कहाँ घटी है, अशांति कहाँ कर सकता है आदमी, कैसे कर सकता है। तो जब हम प्रत्याशी नहीं हैं, हमारा कोई अपराध नहीं है। 2018 में हमारी श्रीमती चुनाव लड़ी, चुनाव लड़ते टाइम आपने नहीं रोक लगाया मेरे को 18 में, 22 में क्यों रोक लगा रहे हो? क्योंकि आपके पुत्र का भविष्य खतरे में है, आप जान रहे हो चुनाव हार रहे हो, आप गुंडागर्दी वहाँ करोगे जाके देवतलाव में। हमारे कार्यकर्ता डर जाए अपने घर में। पुलिस कै बजे पहुंची थी आपके घर में? पुलिस 6 बजे नोटिस दी पुलिस। हम आतंकवादी हैं क्या 6 बजे पुलिस पहुंच गई? हम तो रीवा में रहते हैं, सबको मालूम कि रीवा में मेरे पास मोबाइल नंबर, लोकेशन पुलिस जान सकती थी हमारी कहाँ है। हमारे गाँव में दहशत फैला रहे हैं, क्योंकि विनय मिश्रा प्रत्याशी इनकी माता जी हैं वार्ड क्रमांक 14 के, तो गाँव में दहशत हो जाए, पर्चा भरने लोग आ रहे थे। गाँव के आदमी पुलिस के डर के मारे कोई निकलने न पाए गाँव से, वो भयभीत हो जाए कि विनय मिश्रा का समर्थन नहीं करना है। ये सब षड्यंत्र किया जा रहा है और ये पूर्ण रूपेण से अभी हम कलेक्टर साहब से बात किए हैं, एसपी साहब से बात किए, चुनाव आयोग को भेजे हैं, आदरणीय कमलनाथ जी को जानकारी दे रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी, बताइए। हम ये चाहते हैं कि तहसीलदार दीपिका पाव
जो मऊगंज में है, मनगवा से वहाँ विधायक जी ले गए हैं, उनको तत्काल हटाया जाए। टीआई जो देवतलाव के लौर के मिस्टर केपी त्रिपाठी हैं, अभी इनको पार्शियलिटी किया इन्होंने, पुलिस कानून को उन्होंने हाथ में लिया है, इनको हटाया जाए। एसडीएम मऊगंज को हटाया जाए, एपी द्विवेदी को, चुनाव आयोग को भी शिकायत की जाएगी। तीनों लोगों के खिलाफ इनको वहाँ से हटा करके, और चूंकि कानून को हाथ में लोगों ने लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ एफआईआर तीनों अधिकारियों के खिलाफ की जाए और इनको अन्यत्र स्थानांतरित करके निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था प्रशासन करे। और हमारे जो नोटिस है इसको कोर्ट वापस लेने, मऊगंज न्यायालय का कोर्ट, और कलेक्टर साहब ने कहा है कि इसमें मैं जांच कराऊंगा, एसपी साहब भी बोले हैं। और ये बड़ा गंभीर मामला है कि रीवा के में लोकतंत्र की हत्या विधायक जी के इशारे पे हो रही है। और मैं शिवराज सिंह जी को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि शिवराज जी, बहुत बड़ा धोखा आपके साथ होने वाला है बिंद की माटी में। ये सीमा सिंह, ये आदिवासी जिस ड्राइवर को आप गिरफ्तार कर रहे हो, आप कहते हो आदिवासियों के मसीहा हैं, ये ड्राइवर बेचारा गरीब आदमी शाहपुर का है, कोल ड्राइवरी करता है, आप उसको गिरफ्तार करवाने जा रहे हो। कोल आपको वोट करेंगे आदिवासी लोग, आप ब्राह्मण समाज के इसमें अपमान कर रहे हो। हम तो सर्व समाज के सम्मान में, सीमा जयवीर सिंह मैदान में हमने स्पेशली कहा, दयाकांत शर्मा के सम्मान में मैं हूँ, मैं सतीश तिवारी के सम्मान में हूँ, मैं हिंदू नाई के समाज में, पिछड़ा वर्ग के समाज के सम्मान में हूँ, मैं आदिवासी भाइयों के सम्मान में हूँ। अब हम इस संबंध में जब अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग एवं शासन की मंशा के अनुसार कुछ लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने का निर्देश है, जिसके तहत 107(16) व अन्य कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में शायद कोई कार्यवाही की गई है, की गई कार्यवाही को लेकर जांच की जाएगी, उसके पश्चात उचित निर्णय लिया जाएगा। गतिविधियों के दौरान और शासन के भी निर्देश होते हैं कि जो कार्रवाइयाँ होती हैं 107, 116 और अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ, वो सभी इस दौरान की जाती हैं। जयवीर सिंह जी का ये कहना है कि उनके ऊपर जो 107(16) की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है या उनको जो नोटिस मिला है वो उससे सहमत नहीं है और उस पर उन्होंने आपत्ति व्यक्त की है और शिकायत की है कि संबंधित जो मजिस्ट्रेट हैं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वगैरह, इनकी जांच करके और मतलब इस कार्रवाई की जाए। तो उनको जांच के लिए आश्वासन दिया गया है, कलेक्टर साहब से भी उनकी बात हुई है, इसकी जांच करेंगे और यदि कोई ऐसी स्थिति पाई जाती है कि उनको गलत नोटिस जारी हुआ है तो नोटिस अंतिम वो नहीं है। यदि मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति होती है तो जो जैसी परिस्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। उनको मैंने बताया भी है कि ये सारे के सारे आदेश दंडिक न्यायालयों में इनको अपन अपील कर सकते हैं। अंतिम आदेश कहना है कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उसके बाद भी इनको भी ले लिया इसकी हम लोग जांच करा लेंगे। यदि संबंधित यहाँ नहीं है तो हो सकता है कि उसमें नाम यदि रहा हो या जो भी स्थिति हो तो जांच करके उचित कार्रवाई उनके ज्ञापन पर की जाए। लक्ष्मण बाग संस्थान का पुनः वापस होगा वैभव। बद्रीनाथ धाम में श्रृंगार के साथ साथ रीवा के लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। बद्रीनाथ के अलावा ये सुविधाएं जोशी मठ, हरिद्वार व अन्य स्थानों पर भी की जाएंगी। लक्ष्मण बाग संस्थान से जुड़े संपत्तियों एवं संस्थानों, तीर्थ स्थलों का पूरी तरह से कायाकल्प होगा। भगवान बद्रीनाथ के श्रृंगार की जिम्मेदारी का कार्य पूरा होगा। यह सब बद्रीनाथ विकास प्राधिकरण के तहत कराया जा रहा है। इसके लिए रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल का अनुकरणीय प्रयास रहा है। उन्हीं के अथक प्रयासों से एक बार फिर से लक्ष्मण बाग व इससे जुड़े संस्थानों के खोए हुए अस्तित्व पुनः वापस होगा। कार्य को पूरा करने के संकल्प को लेकर विगत दिनों लक्ष्मण बाग संस्थान में समारोह पूर्वक निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। इस दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री व रीवा महाराज पुष्पराज सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी प्रभाकर चतुर्वेदी के अलावा रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी, अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला, डॉक्टर के परोहा समेत बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे। निर्माण कार्यों की आधारशिला रखते हुए पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने बताया, इस निर्माण कार्य में लक्ष्मण बाग का प्रमुख गेट, अप्रोच मार्ग, मांगलिक भवन, महाराज श्री के कमरे का जीर्णोद्धार तथा इसके साथ साथ महाजन टोला से अप्रोच मार्ग तथा मार्ग का विद्युतीकरण किया जाना है। कार्य 2.5 से 3 करोड़ की लागत में किया जाएगा, जिसके बाद एक बार फिर से लक्ष्मण बाग कीर्ति में इजाफा होगा और दुनिया भर में यह संस्थान जाना जाएगा। इसके अलावा बद्रीनाथ के श्रृंगार की जिम्मेदारी का कार्य पूरा होगा। साथ ही रीवा से बद्रीनाथ धाम जाने वाले लोगों को विशेष सुविधा दी जाएगी। उनके लिए वहां पर गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे, जहां होटल से भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यही नहीं, बद्रीनाथ के साथ साथ जोशी मठ और हरिद्वार में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं, साम्राज्य नहीं गया। लक्ष्मण बाग की जो विकास के मामले में जो एक रख रखाव में जो कमी थी, उस कमी को दूर किया जा रहा है, जिससे कि पुरानी चमक इस परिसर की, संस्थान की
और जो इसका पुराना वैभव है, क्योंकि ये एक ऐसा धाम है जो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है हमारे समूचे विंध्य का, उसके पुनर्निर्माण, नवीनीकरण की जहाँ जहाँ आवश्यकता महसूस हो रही है, प्रमुख गेट बनना, अप्रोच रोड बनना, यहाँ पर मांगलिक भवन बनना, और हमारे महाराज जी का जो कमरा जीर्ण शीर्ण हो गया था उसका नवनिर्माण करना, महाजन टोला तरफ से एक अप्रोच रोड जो मुक्ति धाम के भी काम आएगी और श्रद्धालुओं को मंदिर में आने के लिए भी काम आएगी, उस रोड में पूरा विद्युतीकरण करना, ये सब काम के लिए लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच के कामों का आज भूमि पूजन हुआ है, जो पूर्ण होने के बाद यहाँ पर लोगों का आवागमन बढ़ेगा और यहाँ की कीर्ति और जो हमेशा से रही है उसमें और बढ़ोतरी होगी। बद्रीनाथ धाम में फिर से श्रृंगार होगा। बद्रीनाथ धाम में श्रृंगार होगा, वहाँ पर गेस्ट हाउस बनेगा, रीवा का कोई आदमी जाएगा तो वहाँ पर वहाँ पर अच्छे कमरों में रुक सकेगा, उसको होटल नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार की भी व्यवस्थाएं हरिद्वार में भी, जोशीमठ में भी और बद्रीनाथ में भी करने की योजना है, जिस पर काम शुरू हो रहा है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।